यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग 500 सीरीज़ का पार्ट 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और यदि आपने कोई भी प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे प्रीवियस सेशन की लिंक रखी हुई है, उस पर जाकर आप सारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं। चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं, जो कि हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8770803840। अभी इसका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, आप इसे 150 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन पर है और 133 नंबर तक हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके थे। 134 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक की भूमिका, एक टीचर का रोल क्या हो सकता है एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। टीचर एक अनुशासक की तरह भूमिका निभाता है, एक इंस्ट्रक्टर की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, या फिर पाठ योजनाकार लेसन प्लानर की तरह टीचर की भूमिका होती है। तो कल ही हम लोग एक क्वेश्चन किए थे जहाँ पर हमसे पूछा था कि एक टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो समावेशी क्लासरूम के अंदर किस तरीके की भूमिका निभाएगा। तो वहाँ पर हमने देखा था फैसिलिटेटर हमारा आंसर था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको मार्गदर्शक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा आपके सामने ऑप्शन रहे वैसा उस अनुसार आपको यहाँ पर आंसर कर देना है। प्रगतिशील शिक्षा है तो टीचर एक गाइडर की तरह बच्चों को अपने पथ प्रदर्शक की तरह रास्ता दिखा सकता है या फिर आगे के बारे में बता सकता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मतलब भी यही होता है कि बच्चों को अपने फ्यूचर का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करवाना, कि ये सारी चीज़ें उसके फ्यूचर में, उसके भविष्य में काम आएगी उसको। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करते हैं। शोध के अनुसार यानी कि रिसर्च के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन होता है, काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान होता है। क्यों? मतलब सहकर्मी यानी कि पीयर असेसमेंट की बात हो रही है। पीयर असेसमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, मतलब इतने ज़्यादा फायदे बेनिफिट देखने को क्यों मिलते हैं। पीयर असेसमेंट मतलब दो बच्चे साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पीयर असेसमेंट या फिर सहकर्मी मूल्यांकन। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। या छात्रों के बीच में प्रतिस्पर्धा, मतलब उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है उसको प्रोत्साहित करता है। सेकंड इज दैट छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सके, बच्चों को एक दूसरे से फीडबैक मिलता है, सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। तीसरा, छात्र अपनी रैंक जानते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं क्लास के अंदर। या फिर डी है, यह छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रदत्त कार्य का जो बोझ है उसको कम करने की कोशिश करता है। क्या बोलने की कोशिश की गई थी? सबसे पहले तो आप और मैं, हम सब साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या चल रही है, पीयर असेसमेंट चल रहा है। आप भी स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट, अपने बहुत सारे फ्रेंड एक ग्रुप बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे को कोई चीज़ नहीं आ रही, आप मुझे सिखा रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, हमारे फ्रेंड हम दोनों को मिलकर सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे को मदद मिल रही है। कोई चीज़ नहीं समझ में आने पर, गलती होने पर आपको फीडबैक मिल रहा है कि यहाँ पर गलती हो रही है। तो सही आंसर क्या लग रहा है? छात्र अपने काम एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त करके करते हैं, साथ के साथ फीडबैक भी मिलता रहता है और उनका काम भी बन जाता है। आंसर यहाँ पर क्या ठीक बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। कंपटीशन और रैंक की बात तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन की बात हो रही थी, यहाँ पर रैंक की बात हो रही थी, और इससे बच्चों के पढ़ने का बोझ कम हो जाएगा। ऐसा तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है ग्रुप स्टडी या फिर पीयर असेसमेंट का। ठीक है, आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, मतलब बच्चे जो होते हैं माता पिता से थोड़े अलग होते हैं। ऐसा कौन से नियम के कारण हो सकता है? क्या ये सैग्रीगेशन हो सकता है, ये वेरिएशन हो सकता है, ये प्रभुत्व हो सकता है, एक डोमिनेंस हो सकता है, या फिर इसे रिग्रेशन बोला जाएगा? बच्चे माता पिता से अलग होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, फिर ये नियम क्या बताता है? हम लोग आनुवंशिकता और वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, हेरिडिटी वाला और वातावरण वाला, उसमें हमने देखा है कि बच्चे माता पिता से अलग होते हैं, तो ये उनके एक वेरिएशन हो सकता है। विविधता हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि विविधता होती है, विचारों में विविधता होती है, सोच में विविधता होती है। तो ये यहाँ पर वेरिएशन एक प्रकार यहाँ पर हो सकता है, जिसके कारण माता पिता अपने बच्चों से, बच्चे अपने माता पिता से अलग होते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम उन दोनों को पृथक कर रहे हैं, सैग्रीगेशन कर दिया है, दोनों के बीच में बिल्कुल ही अलग अलग उन चीज़ों को कर दिया है। प्रभुत्व माता पिता का प्रभुत्व ज़्यादा है, बच्चों का नहीं, इसलिए वो अलग है। या फिर रिग्रेशन बच्चों और माता पिता के बीच में हो चुका है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन नहीं की हुई है, तो हम लोग डायरेक्टली ए सी और डी नहीं लगा पाएंगे। आंसर हमारा होगा कि वेरिएशन होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137।
कक्षा में प्रश्न करना क्या है? निष्क्रियता विकसित करता है, मतलब बच्चे इनएक्टिव हैं, इस चीज़ को बताता है। विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, अनुशासनहीनता पैदा करता है, या फिर समय की बर्बादी होती है। तो ये तो डिफाइन सा क्वेश्चन है कि कक्षा में यदि बच्चा प्रश्न कर रहा है तो वो विषय वस्तु को स्पष्ट करेगा। क्लैरिफाई सब्जेक्ट मैटर, मतलब किसी भी प्रश्न से रिलेटेड डाउट है तो उसका डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फैबियानो, पेलहम और मानोस और गेट एंड एल, इन्होंने 2004 के अनुसार, मतलब इनकी जब थ्योरी आई थी, ये चारों अलग अलग हैं, कक्षा में आक्रामकता, गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने का सबसे प्रभावकारी साधन यहाँ पर क्या हो सकता है? इन चारों ने बताया कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो आक्रामक हो जाते हैं और अब उन अपने गुणधर्मों का विनाश कर लेते हैं, गैर अनुपालन सहित बहुत सारी क्रियाएं ऐसी करते हैं। मतलब बच्चे कैसे हैं? बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टिव हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर बहुत कार्य ऐसे करते हैं जो पेरेंट्स या फिर स्कूल के लिए या फिर अदर कम्युनिटी के लिए, दूसरे लोगों के लिए सही नहीं होंगे। ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए पेरेंट्स क्या टेक्निक या टीचर, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग में भी पूछा जा सकता है, टीचर कौन सी टेक्निक यहाँ पर अपना सकता है? सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट टेक्निक को अपना सकता है, कक्षा में टाइम आउट अपना सकते हैं, शारीरिक दंड यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर इसका डिटेंशन, इसका निरोध कर सकते हैं। तो देखो, थ्योरी तो बहुत ही अच्छी खासी है, इन्होंने अपनी बुक वगैरह भी बनाई है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ सभी ने बताई है, सभी ने कॉमन एक चीज़ बताई है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट टेक्निक को अब हम लोग अपना सकते हैं। पहली बार नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत आसान ये शब्द है। हमको पता है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, सकारात्मक दंड क्या होता है, नकारात्मक दंड क्या होता है, इन सभी चीज़ों से परिचित हैं। अब हमें पता है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक बार वो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। जैसे 4 प्रकार होते हैं। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, हमने पढ़ा भी था, सपू होता है। एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है हमारा सकारात्मक दंड, और एक होता है नकारात्मक दंड। चारों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को समझना है। तो देखो, सकारात्मक पुनर्बलन में क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको चॉकलेट वगैरह देते हैं ताकि वो उस कार्य को करे। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, बच्चा यहाँ पर किसी भी डांट से बचने के लिए उस काम को नहीं दोहराता है। जैसे कि हमने देखा था कि आप घर पे अपने रूम की सफाई नहीं करते हैं तो आपकी डांट पड़ती है, ठीक है, तो उस डांट से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने रूम की सफाई कर रहे हैं ताकि कुछ बुरा ना हो, तो वो चीज़ें नकारात्मक पुनर्बलन में आती है। फिर यदि हम लोग बात करें सकारात्मक दंड की, पॉजिटिव पनिशमेंट की, तो यहाँ पर डांट शामिल हो सकती है, बच्चों को हम लोग डांट सकते हैं, हल्का फुल्का सा पीट सकते हैं, तो वो सकारात्मक दंड होता है। नकारात्मक दंड क्या होता है, उसकी लाइफ से कोई उसकी अच्छी सी चीज़, लाइक उसे मोबाइल फ़ोन बहुत पसंद है बच्चे को, हमने उसका मोबाइल फ़ोन परमानेंटली अपने पास रख लिया, ये उसके लिए नकारात्मक दंड हो गया, मतलब उसे एक अच्छी सिचुएशन से बाहर हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि हमें कौन सी चीज़ अपनानी है ताकि बच्चे जो हैं वो बिगड़े हुए हैं या फिर कोई भी गलत कार्य करे तो उस कार्य को नहीं करें। हम लोग टाइम आउट टेक्निक अपनाएंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की, सकारात्मक पुनर्बलन की। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चा सकारात्मक पुनर्बलन है, मतलब बच्चे को कोई भी अच्छी चीज़ मिली हुई है, ठीक है, चॉकलेट वगैरह मिली हुई है, हम क्या करेंगे, उस चॉकलेट को उससे ले लेंगे 1 या 2 मिनट के लिए, ये बहुत अल्पकालीन होता है, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ताकि हमें पता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर कोई भी चीज़ यदि आप अप्लाई करेंगे तो लंबे समय तक वो चीज़ उन्हें याद नहीं रहती है, तो ये छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लो हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए और वहाँ पर बच्चा ज़िद करने लग गया है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर मान लो ज़िद कर लिए, तो उसके ऊपर आप टाइम आउट टेक्निक अपना दो, उसको 1 या 2 मिनट के लिए मॉल में कोई खाली एरिया है वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दो कि अगर उसने मस्ती करी तो उसको यहीं पर रखेंगे, इसको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। नॉर्मली हम लोग ये चीज़ें करते ही बच्चों को डरा कर रखते हैं, या फिर घर में कोई एक ऐसा रूम भी होता है जहाँ पर बच्चों को डरा कर रखते हैं कि यदि तुमने मस्ती करी तो तुमको इस रूम में डाल देंगे। ऐसी चीज़ें करके हम बच्चों को जो है, कोई भी बुरा कार्य यदि वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, तो उनसे रोक सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें फैबियानो, पेहलम, मानोस और गेने एंड एल्ट के द्वारा बताई गई थी। हम लोग क्या कर सकते हैं, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण में ही टाइम आउट टेक्निक को अप्लाई करके बच्चों को सुधार सकते हैं, और ये बहुत अल्पकालीन होता है। ध्यान भी इसमें बहुत रखा जाता है कि बच्चों का इसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन फिर भी हम लोग इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से इसे छोड़कर शेष सभी हैं।
हाइपर काइनेटिक, हाइपर एक्टिव होना, ठीक है। हम लोग नहीं बोलते अति सक्रिय हो गया है व्यक्ति, तो एक के अतिरिक्त मतलब एक नहीं होगी, बाकी 3 हो सकती है। एक डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बोला गया है, मतलब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने की व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की विकृति है कि वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अति सक्रियता, हाइपर एक्टिव हो जाता है, चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा अति सक्रिय बिहेव करने लग जाता है। मतिभ्रम होना, अगला है इम्पल्सिविटी होना, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि हाइपर काइनेटिक के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं आती होगी, एडीएचडी भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति सक्रिय होता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, किसी भी चीज़ को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो गया अपना जो भी कार्य कर रहा था उससे, ठीक है। और मतिभ्रम और इम्पल्सिविटी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका मतिभ्रम हो जाना। आपने नॉर्मली गूगल वगैरह पर बहुत सारी इमेजेस देखी होगी जहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, कोई एक इमेज है और उसमें इस तरीके से चीज़ें घूम रही है और फिर आपको बोला जाता है कि आपको इसमें एक देखना है, एक कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारी आंखें दर्द करने लग जाती है उस इमेज को देखते हुए। तो वो चीज़ें क्या होती है, मतिभ्रम होती है, मतलब कुछ इस ऐसा हम लोग देख लेते हैं कि समझ नहीं आता है सामने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो विविड एक इमेज दिखाई जाती है, तो वो मतिभ्रम होता है। तो मतिभ्रम का और हमारा हाइपर काइनेटिक विकार का कहीं से कहीं तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। व्यक्ति अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, भटक सकता है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अति सक्रिय हो सकता है और व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है। अब यदि आप सोच रहे हैं इम्पल्सिव का मीनिंग क्या होगा, इम्पल्सिव मतलब उसका अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं है, पल में कैसा व्यवहार कर रहा है, अगले ही पल किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ना इम्पल्स हो चुका है, ठीक है, जिसका अपने ही ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हाइपर काइनेटिक को बताती है, लेकिन मतिभ्रम हमारी देखने का होता है कि आपको मतलब एक भ्रमित करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो आप इसे मतिभ्रम बोल सकते हैं, तो ये इससे कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। पियाजे का मानना था कि बच्चे में भाषा का विकास निम्न के परिणाम स्वरूप होता है, संज्ञानात्मक विकास, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर या फिर एनवायरमेंटल। सीधा साधा सा क्वेश्चन है, पियाजे है तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे हमारे संज्ञानात्मक विकास से। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैरी बहुत निर्गामी है, वह एक असाधारण भरतनाट्यम नर्तकी है लेकिन वह शिक्षा में संतोषजनक अंक नहीं पा रही है। मैरी के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त यहाँ पर हो सकती है। मैरी मतलब बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है भरतनाट्यम के अंदर, उसका भरतनाट्यम ना बहुत ही अच्छा है और पढ़ाई में वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए कौन सी शिक्षण विधि हम लोग अपना सकते हैं। क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग की वो चीज़ों को रट ले, पास हो जाए, ये वाली ग्रेडिंग उसका ग्रेड बढ़ा दिया जाए क्योंकि वो दूसरे कार्य में अच्छी है, या फिर उसको अलग से शिक्षण हमें देना होगा, या फिर भ्रमण या फिर आमोद विधि हम लोग अपना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कौन सी विधि अपना पाएंगे, एक्सकर्शन, भ्रमण या आमोद विधि के द्वारा बच्चे को पढ़ाई करने को बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करके पढ़ सकती है या फिर इतना ज़्यादा उसे नीड नहीं है, तो ये चीज़ें फिर भी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सुटेबल रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सकर्शन या फिर ये आमोद या फिर ये भ्रमण विधि क्या है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये आमोद और जो भ्रमण विधि है इसमें क्या बताया जाएगा, या फिर जो मैरी है वो क्या करेगी। मैरी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने भरतनाट्यम पर इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया गया है कि वो भरतनाट्यम में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो हम भी यही चाहेंगे कि बच्ची जो है अपना इसी क्षेत्र में आगे बढ़े, तो हम लोग उसे मौके देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इसको समझे या फिर इसमें कमांड हासिल करे, जैसे वो पढ़ाई करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके ऊपर जाकर अपना फोकस कर सकती है, या फिर हम लोग बोलते हैं अपना हाथ जमा सकती है, इसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर सकती है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा भ्रमण या आमोद विधि जो है उसके लिए ज़्यादा लाभप्रद रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले ब्लैंक दिया हुआ है कि घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता का एक संकेत होती है। कौन सी घटना जो है अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिरता लेकर आएगी, एक कॉन्स्टेंटनेस लेकर आएगी, या फिर स्टैग्नेशन लेकर आएगी। हम लोग यहाँ पर यदि बोलें अभिप्रेरणा हो सकती है क्या, एक काम करो फिल करके देख लो, बाकी हम लोग इसको डिटेल में तो समझेंगे ही सही। अभिप्रेरणा की घटना अधिगम की प्रक्रिया में स्थिरता लाती है। प्लेटो की घटना अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिरता का संकेतक होता है। प्रगति की घटना और कर्व की घटना, तो देखो वैसे भी एक तो जम नहीं रहा है कि अभिप्रेरणा की घटना जो होती है अधिगम की प्रक्रिया में एक स्थिरता होती है, मतलब अभिप्रेरणा यदि व्यक्ति के अंदर है तो स्थिर आ जाएगा क्या, स्थिर मतलब क्या होता है, मतलब एक कांस्टेंट चीज़ है, मतलब कोई भी ग्राफ यदि चल रहा है तो वो इस तरीके से बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट हो गया, वो बढ़ नहीं रहा है इस तरीके से, तो अभिप्रेरणा की वजह से होगा क्या। और ये तो कर्व की ही बात कर ली है, ठीक है, प्रगति की ही बात कर ली, तो प्रगति का कर्व तो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, हमेशा बढ़ता रहता है, मोटिवेशन की वजह से लर्निंग क्या होती है, बढ़ती है।
ठीक है, प्रगति प्रोग्रेशन होना, हम लोग प्रगति कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी लर्निंग भी इम्प्रूव होगी। तो स्थिरता मतलब रुक जाने का संकेतक तो नहीं होगा। अब यहाँ पर स्थिरांक की बात करी तो सबसे पहले आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। उसके लिए देखो ग्राफ क्या है। ग्राफ हमारी ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमारी जो एक्स एक्सिस है वो हमें बताती है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप लर्निंग कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। यहाँ पर आपके टोटल एक्स एक्सिस पर रहेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपने कितनी बार प्रयास किए और आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस रुक रही है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट हो गई है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप मान सकते हैं आपने 10 बार टेस्ट दिए, राइट, और उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। पहले टेस्ट में आपको 30 में से 10 नंबर आए, दूसरे में 12 आए, तीसरे में 13 आ गए, अगले में 15 आ गए और अगले में मान लो 18 आ गए। ठीक है, अब 18 पर आप बन गए कांस्टेंट, 18 से आगे आप बढ़ ही नहीं रहे हो। इतना इंप्रूवमेंट तो लेकर आ गए कि 18 नंबर आ रहे, लेकिन सीडीपी में 18 नंबर से ज़्यादा आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा किसी का होगा नहीं, सभी के अच्छे नंबर ये आ रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग करी थी, राइट। स्टार्टिंग से आपकी ग्रोथ अच्छी थी, 10 से 12 पर आप पहुँचे, 12 से आप 15 पर पहुँचे, 15 के बाद आप कांस्टेंट हो गए कि आप 18 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये कांस्टेंट, ये जो है आपका, ये 18 नंबर को दर्शा रहा है। ये मान लो आपका 10, 12 और 15 मान लो। ठीक है, 15 तक आपने ग्रोथ किया, लेकिन कंटिन्यूसली आपके जितने भी टेस्ट हुए, रिमेनिंग जितने भी टेस्ट आपके बचे थे, सब में 18 आ रहे, 18 से आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। तो फिर ये चीज़ें क्या कहलाएगी, ये चीज़ें आपका बताती है कांस्टेंट को, कि अब आपकी जो लर्निंग है वो क्या हो चुकी है, उसके अंदर स्टैग्नेशन आ चुका है। अब वो चीज़ें क्या हो चुकी है, आपकी पूरी तरीके से कांस्टेंट हो चुकी है। तो इसे बोला जाता है स्थिरांक, और ये एग्जैक्ट ग्राफ होता है हमारा लर्निंग का। ये एक बार और बना देती हूँ, आप चाहो अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसे कॉपी में बना देना। ठीक है, ये इस तरीके का पूरा ग्राफ होता है, और यहाँ पर होती है हमारी हम लोग बोल सकते हैं कि स्लो। ठीक है, लर्नर अच्छा पढ़ रहा था लेकिन वो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा यहाँ पर आकर स्लीपी हो जाता है। ठीक है, इसे पूरा इस तरीके से ही बोला जाता है, ये स्लो लर्नर, यहाँ पर स्लीपी स्टेज आ जाती है, और यहाँ पर आते आते तो बच्चा कैसा हो जाता है, पूरे तरीके से कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट हो गया तो इसे यहाँ पर बोला जाएगा प्लेटो या फिर इसका स्थिरांक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समावेशी कक्षाओं में पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। समावेशी कक्षा में यदि टीचर पढ़ा रहा है तो मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को नौकरी के लिए रेडी करो, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए रेडी करो, या फिर छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करो, या फिर छात्रों को नोट्स प्रदान कर दो। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर सही नहीं लग रही, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना ही समावेशी कक्षा में पढ़ाने का उद्देश्य हो सकता है, उनकी थिंकिंग पावर को बढ़ाना। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। विकास के परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते हैं जो निम्न के कारण होते हैं। अब विकास में वो कौन से परिवर्तन नहीं होंगे जो किसके कारण होंगे। डेवलपमेंट का एक रीज़न आप यहाँ पर बताएंगे जो नहीं हो सकता है, बीमारी, अधिगम, परिपक्वता या फिर बुढ़ापा। तो लर्निंग, या सॉरी लर्निंग नहीं, हमारा डेवलपमेंट जो है वो किसकी वजह से अफेक्ट बोल सकते हैं कि उसका कारण वो नहीं हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन एक बार और आप चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो। डेवलपमेंट डजंट इंक्लूड चेंजेस दैट हैपन ड्यू टू, वो किसकी वजह से होंगे जिसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे कि वो आपका एक डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सीधा सादा सा हमारा हो जाएगा बीमारी। देखो बीमारी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे डेवलपमेंट में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है लेकिन विकास कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो गया, बीमारी हो गया। जैसे कि बीमारी या फिर थकान की वजह से हम 1 या 2 दिन वीक हो जाते हैं, बहुत सारा काम करने के बाद हमें थकान आ जाती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट बीमारी की वजह से अफेक्ट नहीं होता है, हम लोग बोल सकते हैं थोड़े समय के लिए रुक जाता है लेकिन वापस अपनी फ्लुएंसी में आ जाता है। तो लर्निंग, विकास में वो परिवर्तन है जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंट रुकता नहीं है। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट को, विकास को हम लोग जो बोल सकते हैं कि बीमारी के साथ काउंट नहीं करेंगे। बाकी बुढ़ापा हो सकता है, अधिगम, परिपक्वता और बुढ़ापा, ये तीनों विकास के साथ साथ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, यानी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण का मुख्य घटक है। याद करो एरिक्सन के 8 चरण में सबसे पहला होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि हम लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था होती है। फिर हमारी दूसरी आ जाती है स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था। तो इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है,
प्राइमरी बोला गया यहाँ पर केयर गिवर यानी प्राइमरी सहायक, दूसरा फैमिली, तीसरा पेरेंट्स और अगला है टीचर और साथी। तो देखो बच्चा 18 महीने से 3 वर्ष की अवस्था में चल रहा है, तो यहाँ पर टीचर का क्या काम है या फिर फैमिली भी इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकती है। सबसे बड़ा रोल प्ले यहाँ पर पेरेंट्स करेंगे, उसके माता पिता करेंगे। ठीक है, पेरेंट्स कैसे करते हैं सबसे पहले आप ये वाला चेक कर लो। सबसे पहले 0 से 18 मंथ की जो अवस्था होती है, विश्वास बनाम अविश्वास, बच्चों का अपना माता पिता पर ट्रस्ट होता है, जो उसकी सहायता करते हैं, उसके साथ रहते हैं दिन रात। बाकी वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है, किसी के पास नहीं जाता है, उसके साथ जो दिन भर है वो उसी के ऊपर ट्रस्ट करेगा, राइट। अब 18 महीने से 3 वर्ष की जो अवस्था आती है वो स्वायत्ता बनाम शर्म की अवस्था होती है। यहाँ पर इनिशियल बच्चा किसी भी कार्य को करने का बोल सकते हैं कि कोशिश करता है, लेकिन माता पिता उसे करने नहीं देते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, वही वाली अवस्था है यहाँ पर। बच्चा यहाँ पर जो बेसिक उसके कार्य होते हैं लाइक खाना खाना, ड्रेस पहनना, टॉयलेट प्रोसीजर वगैरह, वो सब खुद से करने की कोशिश करता है, लेकिन माता पिता उसे डेफिनेट सी बात है, इतना छोटा है तो उसे मना करेंगे, क्योंकि इतनी छोटी अवस्था में वो कोई भी कार्य अच्छे तरीके से कर ले ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा जो है कार्य करने की कोशिश कर रहा है, सब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जब वो नहीं कर पाता है तो उसे थोड़ी शर्म और ऐसी भावना का विकास उस बच्चे के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बच्चों को ये एक्टिविटी करने देना चाहिए, हम लोग उनकी हेल्प कर कर बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल कौन निभाएंगे? सबसे बड़ा रोल यहाँ पर निभाएंगे उसके माता पिता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मी डू इट। कोई भी कार्य होगा तो वो सोचेगा कि नहीं मुझे ही करना है। खाना खाने की कोशिश वो खुद से करेगा, नॉर्मल जो डेली रूटीन के कार्य होते हैं ब्रशिंग वगैरह करना वो खुद से करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइक अपना जो ड्रेसिंग है मतलब कपड़े पहनने का जो कार्य है वो भी वो खुद से करने की कोशिश करेगा। वो खुद को बड़ा समझता है कि नहीं ये छोटे छोटे कार्य तो मैं खुद से कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को शिक्षण व्यवस्था में लगातार बदलते मानकों और के साथ डील करना चाहिए। टीचर जो है अपने शिक्षण व्यवसाय में टीचिंग अपना कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों के साथ डील करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड यहाँ पर बताया गया है कि चीज़ें जो चेंज होती रहती, मानक जो बदलते रहते हैं उनके साथ डील करना चाहिए। और किसके साथ कर सकता है टीचर? पाठ्य विवरण सिलेबस के साथ कर सकता है, पाठ्यचर्या के साथ, आकलन के साथ, या फिर एग्जाम सिस्टम के साथ। तो सही आंसर यहाँ पर होगा करिकुलम। टीचर यहाँ पर अपनी पाठ्यचर्या के साथ डील करता है। ठीक है, लगातार बदलते मानक स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं, कभी कुछ न्यू पॉलिसी आ गई, कभी क्या आ गया, अभी एनईपी आ गया है, तो साथ में हमारा करिकुलम जो है वो भी चेंज होता रहता है कि ये एक्टिविटी इंक्लूड रहेगी, ये चीज़ें इसके अंदर रहेगी। करिकुलम में ही पाठ्य विवरण, सिलेबस, करिकुलर, नॉन करिकुलर सारी एक्टिविटी इसी के अंदर आ जाएगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे क्या होते हैं? दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ होना, आराम से घूमने में असमर्थ होना, नींद लेने में असमर्थ होना, या फिर निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होना। तो हमने देखा था ऑटिज्म वाले बच्चे क्या होते हैं, वो नॉर्मली सोशल नहीं हो पाते, सामाजिक नहीं हो पाते, वो दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शाय शर्मीले टाइप के होते हैं। उन्हें दूसरों से बात करने में ऐसा लगता है कि उनकी इंसल्ट हो जाएगी या फिर सामने वाला उन्हें कुछ बोल देगा। तो ये एक ऑटिज्म एक बीमारी होती है। तो दूसरों के साथ आंखों के साथ ये संपर्क नहीं बना पाते हैं, आंखों के साथ संपर्क नहीं बना पा रहे तो डेफिनेट सी बात है बातचीत नहीं कर पाएंगे। बातचीत नहीं कर पाएंगे तो इन्हें दूसरों के साथ रहना, उनसे बात करना, उनके सामने बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। इन्हें अकेले रहना पसंद होता है, ये अपने अकेले रहना, अकेले खेलना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर आप देख सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ, मतलब कि वही चीज़ें सोशल कनेक्शन नहीं बना पाना। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं संज्ञानात्मक विकास में? ठीक है, वस्तुओं के आधार पर वस्तुओं में हेरफेर करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। वस्तुओं में हेरफेर मतलब चीज़ों को मैनिपुलेट करके नॉलेज गेन करते हैं। तो ये कौन सी अवस्था हो सकती है? औपचारिक हो सकती है, सेंसरी हो सकती है, मूर्त हो सकती है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो सकती है। कौन सी अवस्था ये रहेगी? ये हमारी रहेगी सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। बच्चा कैसे सीखता है? बच्चा यहाँ पर चीज़ों को देख देख कर सीखता है। ठीक है, उसके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनसे खेल कर या जैसी भी फिजिकल चीज़ें उसके पास अवेलेबल है उन्हीं के दौरान या फिर उन्हीं से खेल खेल कर वो ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो संज्ञानात्मक विकास के हमारी सेंसरी मोटर स्टेज अवस्था के दौरान बच्चे वस्तुओं में हेर फेर करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं।
आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यालय के प्रदर्शन में बच्चे की सफलता और असफलता को प्रभावित करता है? ठीक है, कौन सा कारक जो है स्कूल टाइम में बच्चे की सफलता और असफलता को बताएगा? माता पिता के शिक्षा की पृष्ठभूमि, मतलब माता पिता किस बैकग्राउंड से आते हैं। सेकंड, बच्चे का शारीरिक मजबूती, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का योगदान, या फिर बच्चे के अधिगम पर सामाजिक प्रभाव। क्या चीज़ें बताई गई हैं? विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता और असफलता का निर्धारण कैसे होगा, कौन सी चीज़ अफेक्ट करेगी? तो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का जो योगदान है वही चीज़ें बच्चे की यानी लर्नर की सफलता और असफलता को निर्धारित करेगी। टीचर उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, टीचर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। CC इज अंडरटेकन। CC जो होता है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इसको बोला जाता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब लगातार चलने वाला, और व्यापक एक अच्छे खासे लेवल पर चलने वाला, पूरे तरीके से ये चलेगा। तो ये चीज़ें आरंभ किया जाता है 1 वर्ष में 4 बार, वर्ष भर में समय समय पर, या फिर 1 वर्ष में 2 बार। क्या सही आंसर आपको लग रहा है? CC तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि CC को हमेशा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन का टाइम दे दिया कि आज आप CC करवा दो बच्चों का, ठीक है, या फिर 1 महीने में 1 बार CC हो, ऐसा नहीं है। बच्चों का हमें हर दिन, हर पल, हर समय, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर खेल के मैदान में हो, हम लोग बच्चों को जज करते रहते हैं। हम लोग बच्चों को देखते रहते हैं कि बच्चा हर समय क्या लर्न कर रहा है, उसमें क्या गलतियाँ उससे हो रही है। तो हर पल, हर समय समय पर हम लोग बच्चों का क्या करते हैं? CC करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस, लगातार और एक अच्छे खासे लेवल पर हम लोग बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 वर्ष में 4 बार क्या होता है, तो हमारा जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, हम लोग बच्चों का रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके कुछ ड्यूरेशन होते हैं कि आप ये तो फिक्स है ही सही कि आपको कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले जब सेशन की शुरुआत होती है तो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन 1 होता है, ठीक है। फिर हमारा रचनात्मक मूल्यांकन 2 होता है। फिर हमारा एक योगात्मक मूल्यांकन होता है, जब यदि हम लोग बात करें कि सेमेस्टर वाइज बच्चों की एग्ज़ाम हो रही है, तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम हो जाती है जहाँ पर बच्चों को रिजल्ट मिल जाता है। फिर से एक नया सेशन शुरू होता है, फिर बच्चों का फॉर्मेटिव टेस्ट 3 लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बच्चों का फॉर्मेटिव टेस्ट 4, और ये 2 टेस्ट कंप्लीट होने के बाद बच्चों की यहाँ पर एग्ज़ाम आ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन 2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रचनात्मक कितनी बार होता है, तो 1 साल में 4 बार होता है, और योगात्मक कितनी बार होता है, तो योगात्मक 1 साल में यहाँ पर 2 बार होता है, ठीक है। जब बच्चों का आप रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो वो कितनी बार होगा? 4 बार। और 2 बार कौन सा होता है? 2 बार होता है हमारा यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन। समय समय पर जो है, समय समय पर क्या चलता रहता है? समय समय पर बच्चों का CC चलता रहता है, ठीक है। तो ये सेशन में टोटल आज हमने 150 क्वेश्चन सीरीज़ के कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज के पास सैटरडे और संडे 2 दिन का समय, इसमें से आपको कोई भी समस्या आ रही हो, क्वेश्चन नंबर 90 में एक थोड़ा सा डाउट है, उसको छोड़कर कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। 2 दिन है, आप इसको सीरीज़ को पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। कोई भी वीडियो यदि आपका मिस हो गया है तो सैटरडे संडे आपका ऑफ है, उसमें आप सारे वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मंडे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।